हाय गाइस व्हाट्सअप, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे जिग्नूस। तो पहला वीडियो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। पहला लेक्चर सब लोगों को क्लियर होगा। पहले लेक्चर में अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो गाइस प्लीज लेट मी नो, ताकि हम लोग उसके बारे में कुछ कर सके। नाउ गाइस आज हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री के अंदर शायद आपको फील होगा कि अरे ये तो मैथमेटिक्स है, तो हो भी सकता है कि मैथमेटिक्स हो, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मेजरमेंट पढ़ाना शुरू कर दिया था, और मेजरमेंट करने के लिए यानी आप किसी भी मैटर का मेजरमेंट करने के लिए, जैसे मान लो मैंने आपको एक मैटर दे दिया पाइप या ये मार्कर, मैंने बोला इसकी लेंथ पता लगाओ। तो आप इसकी लेंथ पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भैया इसकी लेंथ 4 आई, तो 4 क्या आई, 4 मीटर आई, सेंटीमीटर आई, तो मैंने आपको यूनिट सिखाई। फिर एसआई यूनिट्स पढ़ने के बाद हमने देखा कि एसआई यूनिट्स की मदद से जो 7 एसआई यूनिट हम लोगों को उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मिली थी फ्रांस में, उसके बाद से हम लोगों ने बहुत सारी यूनिट्स हमारे हिसाब से डिराइव कर ली, जैसे कि डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब हम लोगों ने डिराइव कर लिया। अब हम लोग आज थोड़ा और आगे चलते और अनसर्टेनिटी मेजरमेंट की बात करते हैं। देखो गाइस क्या होता है, एक बात हमेशा समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास में ये सिलेंडर, मेरे पास में ये सिलेंडर, ठीक है। अब इस सिलेंडर का आपको बोला गया कि भैया सिलेंडर का डायमेंशन या इसकी लंबाई निकालो। तो आपने बोला सर इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो आई 46.8 सेंटीमीटर, यह आपने मुझे वैल्यू लिख के दी। नाउ गाइस यहां पर क्या होता है, मेजरमेंट के अंदर हम लोग सब इस बात को जानते हैं कि जो, चलो एक काम करते हैं उसको 46.3 मान लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इस मेजरमेंट के हिसाब से आप लोगों को दो बातें समझ में आनी चाहिए, और अगर नहीं आती तो अब आपको आनी चाहिए कि ये जो 46 लिखा है बेटा, ये मेरे लिए एकदम सर्टेन वैल्यू होगी या मेरे लिए ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू होगी। लेकिन ये जो डेसिमल के बाद में ये जो 0.3 आया है, मेरे लिए ये थोड़ा सा अनसर्टन वैल्यू है। मतलब हो सकता है कि 46.4 हो, मुझसे नापने में कुछ गलती हो गई हो सकता है ये 46.2 हो, मुझसे मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ी हो गई हो, उस समय मेरा ध्यान फोन पे हो, मैं अमृता मैम से मीठी मीठी बातें कर रहा हूं और मैं इसकी लंबाई नाप रहा हूं, तो हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो। क्या बोलती पब्लिक, मेरे प्यारे किडूस, मेरे प्यारे जुगनूस, क्या तुमको बात समझ में आ रही है? तो अनसर्टेनिटी हर मेजरमेंट में होती है। तो अनसर्टेनिटी को कैसे रिप्रेजेंट करें, अनसर्टेनिटी को किस तरीके से समझे, ये हम आज के टॉपिक में पढ़ना शुरू करने वाले हैं। तो गाइस अनसर्टेनिटी के अंदर जो सबसे पहली चीज हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपके साइंटिफिक नोटेशंस। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंटिफिक नोटेशंस। देखो ये लेक्चर आप लोगों को कोई नीट या जेई में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देगा डेफिनेटली, लेकिन आप लोगों को जेई वगैरह में कई बार मालूम है क्या होता है। जैसे देखो एक क्वेश्चन आया जेई में फॉर एग्जांपल कि एक आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, उसमें मान लो एक चीज की वैल्यू 22.24 थी, एक किसी चीज की वैल्यू 0.1 थी और एक किसी चीज की वैल्यू 53.467 थी। अब आपने इसका सम किया तो आपको इसके सम की वैल्यू मिली 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गया 3, 2, 5 और ये हो गया 7। ये आपका आंसर आ रहा है। अब आपको जेई में ऑप्शन दे दिया 75.807, आपको जेई में दूसरा ऑप्शन दे दिया 75.80, तीसरा ऑप्शन दे दिया 75.8 और चौथा ऑप्शन दे दिया 7.5807। अब आपसे बोला गया राइट आंसर लगाओ। तो गाइस कई बार क्या होता है जेई में नीट में से ट्रैप करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहां पर टेक्निकली आपका आंसर तो ये आ रहा है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स किया जाएगा, लेकिन जेई वाला बोलेगा ये गलत है। तुमने इसको अनसर्टेनिटी, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट नंबर ये सब यहां पे लगाए नहीं, तो सिग्निफिकेंट नंबर की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर ये होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर ये वाला जो आपका डिजिट है, ये जो आपका नंबर है, इसमें डेसिमल के बाद में सिर्फ एक नंबर है, तो ये नंबर ऐसा है जिसके पास में एक्यूरेसी ज्यादा है, नहीं इसकी एक्यूरेसी कम है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग सीखेंगे कि मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया, क्या किया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, लेकिन आपको इनडायरेक्टली इसका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह बहुत यूज होगा। सबसे पहले हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस की बात करते हैं। गाइस आप लोगों ने, इतने तो आप लोग जानकार हो
कि आप लोग एक नंबर जानते हो, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर अगर आप लोग नहीं जानते तो ये आप लोगों को मैं अभी लिख के बता देता हूं गाइस। एवोगैड्रो नंबर देखो कैसा है, 602 200 000 000 000 000 000 3 3 6 3 9 3 12 15 18 21 22 23 24। ये देखो इतना छोटा सा नंबर है, कितना प्यारा और कितना छोटा नंबर है। अच्छा, कभी मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन का मास बताओ, तो आप लिखेंगे 0.000 000 000 000 000 000 000 3 6 9 12 15 18 21 24 27 28 29 30, तो 931 ये इसके इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू है केजी में। तो गाइस केमिस्ट्री में या साइंस में आपके पास में दो प्रकार के नंबर आ जाते हैं, एक तो बहुत बड़ा, ये नंबर अपने आप में ह्यूज नंबर है, और एक बहुत छोटा, यानी ये नंबर इतना छोटा है कि कई लोग तो गुस्सा खा के इसको नेग्लेक्ट मार देते। लेकिन हमें इतने बड़े नंबर और इतने छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। वी मस्ट नो हाउ टू रिप्रेजेंट सच ह्यूज एंड सच स्मॉल नंबर। तो इसीलिए काम में आता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन सीधी सी बात बोलता है कि साइंटिफिक नोटेशन इज नथिंग बट n इंटू 10 टू द पावर n, बात खत्म। जहां पर ये जो कैपिटल N है ये 1 से 9 के बीच में कोई भी एक डिजिट हो सकती है। इसका मतलब साइंटिफिक नोटेशन कभी 0.01 से शुरू नहीं होगा। साइंटिफिक नोटेशन हमेशा एक ऐसे नंबर से शुरू होगा जो वैल्यू रखता हो, यानी 1 से 9 के बीच में। चलो एवोगैड्रो नंबर की बात करते हैं। अब गाइस एवोगैड्रो नंबर के अंदर मुझे अगर इसको 10 टू द पावर n करना है तो मुझे यहां से डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा टू द लेफ्ट। हम यहां पर डेसिमल को कहां शिफ्ट कर रहे हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। मैं डेसिमल को 23 डिजिट्स लेफ्ट में लेकर चला गया। गाइस अब एक रूल याद रखना, तुम्हारे मृत्युंजय सर कौन से हाथ से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से। तो अगर तुम डेसिमल को लेफ्ट साइड लेकर जाओगे, मतलब तुम अपने मृत्युंजय सर की तरफ लेकर आ रहे हो, और अगर मृत्युंजय सर की तरफ लेकर आ रहे हो तो सब पॉजिटिव होगा, हर चीज पॉजिटिव होगी, एकदम आनंद ही आनंद होगा। हा ऐसी फीलिंग आएगी। तो जब आप डेसिमल को लेफ्ट यानी अपने मृत्युंजय सर की तरफ लेकर जाते हो तो 10 की पावर में +23 आएगा। मतलब 10 टू द पावर यू विल ऑब्जर्व अ पॉजिटिव वैल्यू, यू विल ऑब्जर्व 10 टू द पावर 23। फिर आप यहां पर मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे आगे, और जैसा मैंने आपको बताया था n की वैल्यू 1 से 9 के बीच में कुछ भी होगी तो वो वैल्यू हो गई 6। अब 6 के बाद आप देखो 022 दिख रहा है, तो आप चाहें तो डेसिमल का लगा के 022 तक लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू तक आपको दिख रहा है कि थोड़ी सी सिग्निफिकेंट है ये, तो आपने इसको लिख दिया, तो आपका ये नंबर हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आसान हो गया। अब आप इतने बड़े नंबर को लिखने की बजाय इसको इस प्रकार साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ग्रेट। अब हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की तरफ चलते हैं। अब आप यहां पर देख रहे हो यहां पर ऑलरेडी डेसिमल मौजूद है, और अब आप इस डेसिमल को 1 2 3 यानी राइट में लेकर जा रहे हो। नाउ यू आर टेकिंग द डेसिमल टू द राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 19 20 21 22 20 24 25 20 21 28 29 30 एंड 31। तो 0 0 0 30 नहीं 24 27 28 29 30 31 ये। तो अब आपने क्या करा, डेसिमल को आप 31 डिजिट्स इधर ले आए, 31 डिजिट्स इधर ले आए तो 9.31 आ गया, 9.31 आ गया प्यारे बच्चों। एनी प्रॉब्लम? नाउ 9.31 के अलावा
आपने यहां पर डेसिमल को कितने डिजिट खसकाया? आप बोलोगे सर मैंने 31 डिजिट्स खसकाया, तो 10 टू द पावर -31 इज द वैल्यू। क्यों नेगेटिव क्यों हो गई? क्योंकि अब तुम राइट में जा रहे हो, तो जब कभी भी आप डेसिमल को राइट में शिफ्ट करोगे 10 की पावर माइनस आ जाएगी, और जब कभी भी आप डेसिमल को लेफ्ट ले जाओगे 10 की पावर प्लस आ जाएगी, और आप उस हिसाब से इसे नोट कर सकते हो। क्या ये बात समझ में? तो दिस इज हाउ यू कैन राइट द साइंटिफिक नोटेशन। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हो रही है? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन का मास मैंने एक रैंडम वैल्यू उठाई है, तुम लोग इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आकर एग्जैक्ट वैल्यू से भी उठाने की कोशिश मत करना, सिर्फ समझाने के पर्पज से दिया। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों को और मैं मेरी किताब में से देता हूं। मैं पहले गिन लूं इसमें जीरो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 166 ग्राम। अब इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में जरा कन्वर्ट करो, क्या वैल्यू आएगी? आप बोलोगे अरे सर ये तो आसान है, अभी अभी आपने सिखा है कि जब कभी भी हम डेसिमल को राइट में लेकर जाएंगे, यानी कि मृत्युंजय पंड्या सर से दूर लेकर जाएंगे। अगर हम लेफ्ट में लेकर आते हैं तो मृत्युंजय सर की तरफ आते हैं, लेकिन अब हम लोग राइट जा रहे हैं, मतलब मृत्युंजय सर से दूर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली 10 की पावर में माइनस ही चढ़ेगा। लेकिन कितना चढ़ेगा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -24 मल्टीप्लाई बाय, अब ये क्या हो गया? डेसिमल 1.66 हो गया, तो ये हो गया 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो इस तरीके से आप लोग साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? एक एग्जाम्पल और करके बताओगे? चलो एक एग्जाम्पल और करके बताओ। मान लीजिए आपके पास में 543.07 ग्राम से, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो जरा, क्या हो जाएगा? सर मेरे को पता है कि साइंटिफिक नोटेशन n इंटू 10 टू द पावर n होता है, और n की वैल्यू हमेशा एक नॉन जीरो डिजिट होती है। जैसे यहां पर 1.66 थी, तो यहां पर मुझे डेसिमल को एक डिजिट और 2 डिजिट इधर खसकाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5.4307 इंटू, अब यहां पर इंटू क्यों लगाया? क्योंकि सर डेसिमल को मैंने 2 डिजिट खिसकाया और लेफ्ट में खिसकाया, सर आपकी तरफ खिसकाया, तो डेफिनेटली 10 की पावर में +2 ग्राम आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 5.4307 इंटू 10 टू द पावर 2 ग्राम्स। क्या ये बात मेरे लाडले लाडले किडीज को क्लियर हो रही है? क्या ये बात मेरे प्यारे प्यारे किडूस को क्लियर हो रही है? ग्रेट। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि अगर इन साइंटिफिक नोटेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ जाए तो हम इनका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कैसे करेंगे? हम इनका मल्टीप्लीकेशन और इनका डिवीजन कैसे करेंगे? भाई हम लोगों को ये भी तो सीखना पड़ेगा, हाउ वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सच थिंग। तो चलो मैं एक पहला एग्जांपल लेकर चलता हूं। मैं अपनी किताब का एग्जांपल लूंगा। मेरी किताब में पहला दे रखा है 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय कितना दे रखा है भाई? 3.9 इंटू 10 टू द पावर 9, 3.9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब आपको बोला इसको मल्टीप्लाई करो। अच्छा, दोनों साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में पहले चेक कर लो। हाँ सर, डेसिमल के जो पहले वाला डिजिट है, डेसिमल के जो पहले वाला डिजिट है वो एक नॉन जीरो डिजिट है, मतलब दोनों साइंटिफिक नोटेशन है। अब यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो ये वाली जो वैल्यू है, ये पहले आप ऐसे मल्टीप्लाई में ले लो, 4.6 इंटू 3.9 मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर 9, ये बेटा एडिशन में चली जाएगी। जब कभी भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी? ये एडिशन में चली जाएगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आई थिंक 7.54 के आसपास आता है, और 6 + 9 हो जाएगा 15। लेकिन क्या ये सही आंसर होगा? क्या ये आपके साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से सही आंसर होगा? नहीं, ये सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन हमें क्या सिखाता है? n इंटू 10 टू द पावर 7, और वो जो n होता है वो एक सिंगल डिजिट होती है, नॉन जीरो। मतलब ये जो मेरा डेसिमल है, मैं इस डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट में लेकर जाऊंगा। लेफ्ट मतलब मेरी तरफ, मतलब सब पॉजिटिव होगा, तो हो जाएगा 1.754, और क्योंकि आपने डेसिमल को सिर्फ एक डिजिट उधर खसकाया है तो 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 15। अब आप देखो फिर मल्टीप्लीकेशन हो गया,
10 की पावर 1 और 10 की पावर 15 दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर 15 ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.754 इंटू 10 टू द पावर 16। ये आपका मल्टीप्लीकेशन का तरीका हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो? चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं आप लोगों को। 5.6 इंटू 10 टू द पावर -3, 5.6 इंटू 10 टू द पावर -3 का हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन मारा है 4.7 इंटू 10 टू द पावर -5, 4.7 इंटू 10 टू द पावर -5 करके देखो जरा इसको क्या होगा। वही सर बेसिक सी बात होगी कि 5.6 और 4.7 आ जाएंगे आपके मल्टीप्लीकेशन में, और 10 की पावर -3 को हमें प्लस करना पड़ेगा 10 की पावर -5 में। तो 5.6 और 4.7, 5 4 था 20 और 26.32, 26.32 इंटू 10 टू दी पावर बेटा -3 प्लस माइनस माइनस जुगनूस तो हो जाएगा -5। अच्छा हम डेसिमल को भी एक काम करते हैं, लगे हाथ एक डिजिट लेफ्ट में खसका देते हैं, तो हो जाएगा 2.632। आपने डेसिमल को लेफ्ट में खसकाया यानी 10 की पावर में +1 और ये हो जाएगा 10 की पावर में -8, -5 -3 -8। नाउ +1 -8 ये भी मल्टीप्लीकेशन में है, इनका भी प्लस करना पड़ेगा। तो -8 में जब आप +1 जोड़ोगे, जब आप -8 में +1 जोड़ोगे तो -7 बचेगा। तो ये आ गया आपके मल्टीप्लीकेशन का आंसर। क्या आप लोगों को कोई तकलीफ कोई परेशानी? ग्रेट। अब हम लोग यहां पर एक डिवीजन का एग्जांपल लेकर चलते हैं कि सर हम लोग डिवीजन कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए एक यहां पर हम लोग डिवीजन का एग्जांपल लेकर चलते हैं, और डिवीजन में मैं आपको वही मेरी किताब में से एक बढ़िया वाला एग्जांपल उठाऊंगा। 3.8 इंटू 10 टू द पावर -4 को आपको 3.8 इंटू 10 टू द पावर -4 को आपको डिवाइड करना है 5.9 से। हाँ 5.9 इंटू 10 टू द पावर +5 से। अब आप इसको देखो क्या करना है, समझिए। 3.8 डिवाइडेड बाय 5.9। अब गाइस यहां पर आप देखो यह है 10 टू द पावर -4 और यह है 10 टू द पावर +5। ना ऐसे केसेस में क्या होता है, जो नीचे वाला जो होता है ये ऊपर चला जाता है, और जब कभी भी नीचे 10 की पावर जो होती है जब ये ऊपर जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहां पर अब आपको दिखने लग रहा होगा 3.8 डिवाइडेड बाय 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर +5। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? नहीं +5 था, आई एम सॉरी +5 था, तो ये -5 हो जाएगा ऊपर जाके। सॉरी साइन कन्वेंशन चेंज करना हम लोगों का रह गया। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? और जब कभी भी डिवीजन करते हो तो पावर सब्ट्रैक्ट करती है। जब कभी भी आप डिवीजन करते हो पावर सब्ट्रैक्ट करती है, तो माइनस हो गया। अब इसका जवाब क्या आ रहा होगा? लेट से इसका आंसर 0.6 क्या आ रहा है? 0.64 आ रहा है, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4 एंड -5 विल बिकम इक्वल टू -9। अब क्या करें सर? अब ये जो डेसिमल है मुझे इधर खसकाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेसिमल के पहले वाला वैल्यू है ये तो नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए, ये तो यहां पर 0 है। तो हम क्या करें? हम इसे करेंगे 6.4। अब क्योंकि मैं डेसिमल राइट खसका के आ गया हूं, एक डिजिट राइट खसकाया तो 10 टू द पावर -1 हो जाएगा, 10 टू द पावर -9 पहले से। नाउ -9 -1 विल बिकम -10, तो हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर -10। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? डिवीजन भी आसान है, आप लोग करोगे, आप लोग देखोगे तो आपको मजा आएगा। चलो एक काम करते हैं, डिवीजन में मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, बढ़िया वाला क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करने का मौका मिले। तो चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा करेंगे? हाँ ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे, हाँ चलो ये वाला करेंगे। 7.6 इंटू 10 टू द पावर 7, चलो ये वाला करो। 7.6 इंटू 10 टू द पावर 7 को आप लोगों को डिवाइड करना है, आप लोगों को इसको डिवाइड करना है
3.8 इंटू 10 टू द पावर -4 से, 3.8 इंटू 10 टू द पावर -4 से। नाउ दिस इज द वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, करके देखो, करके देखो, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होने वाला है। कैसे करेंगे, चलो करके देखते हैं। सर बहुत इजी होने वाला है, कैसे करेंगे, देखो बड़ा आराम से हो जाएगा। मैंने लिखा 7.6 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3.8 इंटू 10 टू द पावर -4। नाउ जैसा मैंने आपको सिखाया, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। 7.6 डिवाइडेड बाय 7 3.8 10 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। अब 7 प्लस 4 11, 3.8 एग्जैक्टली 2 टाइम्स कटेगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 11, खत्म, फिनिश, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए ग्रेट। अब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। अब हम लोग इन साइंटिफिक नोटेशन को आप किस तरीके से इनका एडिशन करोगे और आप किस तरीके से इसका सब्ट्रैक्शन करोगे, ये अब हम लोग यहां पर चेक करने वाले हैं। तो गाइस एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल से मैं करवाता हूं। तुम्हारे पास में 7.65 है, 7.65 है इंटू 10 टू द पावर 11 है, और दूसरा है आपके पास में, नहीं 3 है, 10 टू द पावर 3 है। ओके, 7.65 इंटू 10 टू द पावर 3, इसको ये प्लस करने के लिए बोल रहा है कि इसमें 8.69 में। ओके, 8.69 इंटू 10 टू द पावर 4 में। अब गाइज यहां पर एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में बस एक बात का ख्याल रखना, ये जो 10 की पावर है ये इक्वल होनी चाहिए, 10 की पावर शुड बी इक्वल। अब 10 की पावर इक्वल करने के दो तरीके, या तो मैं 4 को 3 बना दूं या 3 को 4 बना दूं। अब आप एक बात समझो, अगर मैं 4 को 3 बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं 4 को 3 बनाने की कोशिश करूं तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस डेसिमल को राइट साइड लेकर जाना पड़ेगा। तो चलो मैं डेसिमल को राइट साइड ले गया, तो ये हो गया 86.9। अब क्योंकि डेसिमल राइट साइड आ गया, मृत्युंजय सर से दूर चला गया, नेगेटिव हो गया। अगर मृत्युंजय सर के करीब आता तो पॉजिटिव होता। अब 10 की पावर -1, 10 की पावर 4, ये कन्वर्ट हो जाएगा 86.9 इंटू 10 टू द पावर 3 में, और ये ऑलरेडी है 7.65 इंटू 10 टू द पावर 3। अब क्या करना है, अब 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 कॉमन निकाल लो, और 86.9 को 7.65 में जोड़ दो, तो ये हो गया 5, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी, 7 प्लस 6 13 प्लस 1 14, 1 कैरी, इट विल बिकम 94.55 इंटू 10 टू द पावर 3। लेकिन गाइज एज यू ऑल नो ये गलत साइंटिफिक नोटेशन का तरीका है। दिस तरीका इज ऑलवेज रॉन्ग, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में तो डेसिमल के पहले एक डिजिट होनी चाहिए। तो अब मैं इसको लेफ्ट ले आ रहा हूं डेसिमल को, ताकि ये 9.455 हो जाए। अब क्योंकि मैं 1 डिजिट लेफ्ट में रह गया हूं, 10 की पावर 1 टाइम्स बढ़ा दो, 10 की पावर 4, ये आपका आंसर हो गया। तेरी आंखें भूल भुलैया, हो गया आसान प्यारे बच्चों। चलो एक क्वेश्चन अब हम लोग सब्ट्रैक्शन का करके देखते हैं, क्या बोल रहा है ये इसमें। 5.6 इंटू 10 टू द पावर -3, 5.6 इंटू 10 टू द पावर -3 को ये आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है 6.2 इंटू 10 टू द पावर -4, 6.2 इंटू 10 टू द पावर -4। रूल सेम होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम होगा, तुमको पावर बराबर करनी है। अब पावर बराबर करने के दो तरीके, पावर बराबर करने के दो तरीके। पहला तरीका क्या, अगर मैं इस डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट में ले जाऊं तो क्या होगा, ये बन जाएगा 0.62, और क्योंकि मैं डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट में ले गया हूं, 10 की पावर में +1 जुड़ जाएगा, और यहां पर 10 की पावर -4 है। नाउ +1 एंड -4 विल बिकम -3, तो ये क्या 0.62 इंटू 10 टू द पावर -3 का सब्ट्रैक्शन हमको करना है 5.6 इंटू 10 टू द पावर -3 से। नाउ -3 विल कम आउट टू बी कॉमन। अब आप लोगों को क्या करना है, 5.60 में से 0.62 को माइनस करना है, तो ये 10 में से 2 चला गया 8,
यहाँ पर 5 में से आप 6 माइनस करोगे तो बचेगा 9, हो जाएगा 4.98। तो 4.98 इंटू 10 टू द पावर -3 विल बी योर आंसर। 4.98 इंटू 10 टू द पावर -3 विल बी योर आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप लोग साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन वगैरह आप लोग कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज इजी, इसमें हमें ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। इस टॉपिक के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो बोलते हैं सर ये टॉपिक में हमें प्रॉपरली समझ नहीं आया, और फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन को डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। नाउ गाइस एक बात समझो, जैसे मान लो मैं एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और उस एक्सपेरिमेंट में मेरा आंसर आना चाहिए 4 मिलीलीटर। मतलब मैं जो रिएक्शन कर रहा हूं उस रिएक्शन की मात्रा यहां पर होनी चाहिए 4 मिलीलीटर। अब आप लोग सब जानते हैं कि केमिस्ट्री में हम एक बार के रिजल्ट पर कभी रिलाई नहीं करते। हम लोग ऐसा कभी नहीं सोचते कि भैया एक बार रिजल्ट आ गया तो काम खत्म हो गया। नहीं, इट विल बी नेवर लाइक दिस। हम उसको 3 से 4 बार करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो मेरे पास में एक स्टूडेंट ए है, मेरे पास में एक स्टूडेंट ए है। स्टूडेंट ए ने फर्स्ट अटेम्प्ट में, स्टूडेंट ए ने मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आंसर निकाला वो निकाला 4.00। कोई दिक्कत? सेकेंड अटेम्प्ट में उस स्टूडेंट ने आंसर निकाला 4.01। तीसरे अटेम्प्ट में हमारे उस स्टूडेंट ने आंसर निकाला 4.02 एंड तीसरे अटेम्प्ट में हमारे स्टूडेंट ने आंसर निकाला 3.99। इसका जब हम लोगों ने एवरेज निकाला, इस 4 वैल्यू का जब हम लोगों ने एवरेज निकाला तो हमें एवरेज निकला 4.005। आप निकाल के देखो, आपको यही एवरेज मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा स्टूडेंट आया, स्टूडेंट बी आया, बी फॉर बकासुर। इस बकासुर ने पहले वैल्यू निकाली 3.96। फर्स्ट टाइम में मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आई? नहीं, चलो एक काम करते हैं, इसको 96 नहीं, इतना भी एक्यूरेट नहीं, हम इसको 3.5 ले लेते हैं। अब आप बोलोगे सर इसकी जो पहले वैल्यू आई ये आपके ट्रू वैल्यू से, ये आपकी जो ट्रू या मैं जो कहूं आपकी जो रियल वैल्यू है इससे बहुत दूर है। दूसरी वैल्यू आई इसकी 3.6, तीसरी वैल्यू आई इसकी 3.7 और चौथी वैल्यू लेट से इसे निकाली 3.8। अब आप जरा इसका एवरेज निकालो। आई थिंक इसका एवरेज आपको कुछ 3.65 के आसपास मिल रहा होगा। अब तीसरा के बाद में चौथा स्टूडेंट आया, नहीं तीसरा स्टूडेंट आएगा ना रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे। तीसरे को चौथा बोलता है, स्टूडेंट को स्टे ट्यून्ड लिख रहा है। क्या आप हीरोपंती 2 देख कर आए हैं मृत्युंजय सर? आप सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। नहीं, मैं हीरोपंती 2 नहीं देख कर आया हूं, आई एम सॉरी। चलिए, स्टूडेंट सी ने पहला ऑब्जर्वेशन निकाला लेट से 3.7, 3.9, 4.1। मतलब आप देखो थोड़ा चेंज हो रहा है। अल्टीमेटली इसने निकाला 4.3। अब जब मैं इसका एवरेज लूंगा 3 और 9 1 10 7 8 9 10 10 1 कैरी, तो इसका आंसर एवरेज 4 आ रहा है। एग्जैक्टली 4 आ रहा है। अब चौथा स्टूडेंट आया, स्टूडेंट डी आया। स्टूडेंट डी ने पहली वैल्यू निकाली लेट से 3.6। स्टूडेंट डी ने पहली वैल्यू निकाली 3.6, अगली वैल्यू निकाली इसने 4.2, फिर इसने निकाली 4.4। मतलब यहां पर आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यूज बड़ी अजीबोगरीब आ रही है और आखिरी आ रही है 4.8। अब जब मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? आई थिंक 4.25। चेक कर लेना आप एक बार, है ना। हाँ, तो अब ये 4 बच्चों के रिजल्ट हमारे पास है। नाउ गाइस, इन 4 रिजल्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं क्या देख रहा हूं कि जो स्टूडेंट ए है इसका पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन और चौथा ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से बड़ा क्लोज है। समझना मेरी बात को, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पहले से दूसरी वैल्यू में 0.1 का फर्क है,
दूसरे से तीसरी वैल्यू में भी 0.1 का फर्क है, और यहां से यहां पर 0.3 का फर्क है। मतलब या तो 0.1, 0.2, 0.3 बहुत कम फर्क है। तो हम बोलेंगे इसकी जो ये 4 ऑब्जर्वेशंस है इसकी वैल्यू प्रिसाइज है। तो क्या आप लोगों को प्रिसीशन का मतलब समझ में आया? बेटा प्रिसीशन का मतलब होता है, आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, प्रिसीशन का मतलब क्या होता है? इट इज द क्लोजनेस ऑफ द वैल्यूज दैट आर ऑब्जर्व्ड मल्टीपल टाइम। मतलब यहां पर हमको इससे लेना देना नहीं है कि मेरी ट्रू वैल्यू कितनी है, समझना मेरी बात को। मुझे 4 ml जो मेरी ट्रू वैल्यू है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो यह देखना है कि मैं जब लैब में गया, हो सकता है मेरे को जो ट्रू वैल्यू दी गई हो गलत दे दी गई हो, बुक में गलत छप गया हो, तो मैं प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा ना। तो मैंने जो पहला एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली किया उसकी वैल्यू 4.00 आई, मैंने फिर एक बार रिपीट किया वैल्यू 4.01 आई, फिर रिपीट किया वैल्यू 4.02 आई, फिर रिपीट किया 3.09 आई। तो मैं बोलूंगा मेरा पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा ऑब्जर्वेशन, ये जो 4 वैल्यू है ये एक दूसरे के बड़ी क्लोज है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब मेरी वैल्यूज प्रिसाइज है, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो सही किया है। अब हम लोग इसका एवरेज निकाल लेते हैं और क्या देखते हैं कि हमारा जो एवरेज वैल्यू आया वो रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू के बड़ा क्लोज आया। सो देयरफॉर हमारी वैल्यू प्रिसाइज के साथ साथ हमारा एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट भी है। तो एक्यूरेसी का आप लोगों को मतलब समझ में आया? एक्यूरेसी का मतलब समझ में आया? व्हाट डू मीन बाय एक्यूरेसी? इट इज द क्लोजनेस of the value obtained to the true value, to the true or real value, to the true और real value। यानी एक्यूरेसी का लेना देना हमारी रियल वैल्यू से है। जो हमें यहां पर रियल वैल्यू दे रखी है, हमारी रियल वैल्यू और हमारी एवरेज वैल्यू क्या नजदीक है तो वो एक्यूरेट है, अगर नजदीक नहीं तो एक्यूरेट नहीं। चलो ऑप्शन नंबर स्टूडेंट नंबर 2 को देखते हैं। पहली वैल्यू 3.5 आई, दूसरी 3.6, 3.7, 3.8। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? मुझे यह लग रहा है कि स्टूडेंट की सारी वैल्यू एक दूसरे के नजदीक है। 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 सब में 0.1, 0.1 और 0.1 का डिफरेंस है। मतलब इसके जो चारों ऑब्जर्वेशन है वो एक दूसरे के नजदीक है, उतने नजदीक नहीं जितने ऊपर वाले के थे। ऊपर वाले में तो 0.01 का फर्क, यहां 0.1 का फर्क है, लेकिन फिर भी इनमें कोई ज्यादा मल्टीपल गैप नहीं है। तो मैं बोलूंगा यार इसका रिजल्ट भी प्रिसाइज तो है, मतलब इसकी वैल्यू एक दूसरे के आसपास तो आ रही है, लेकिन जब मैं इसकी एवरेज वैल्यू को मेरी ट्रू वैल्यू से देख रहा हूं तो इसमें तो बहुत ज्यादा फर्क है। 3.65 और 4 ml में बहुत फर्क है। तो इसका जो आंसर है इट इज नॉट एक्यूरेट। इसकी वैल्यू प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। अब हम लोग स्टूडेंट नंबर की तरफ चलते हैं, मतलब सी की तरफ चलते हैं। 3.7, 3.9, 4.1, 4.3 वैल्यूज ही क्लोज नहीं है। पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू में 0.6 का डिफरेंस, बहुत ज्यादा हाई डिफरेंस है। हम प्रिसाइज वैल्यू को 0.1 तक मान सकते हैं कि भाई पहले ऑब्जर्वेशन और दूसरे ऑब्जर्वेशन में 0.1 का फर्क है। मेरे हिसाब से तो 0.1 भी बहुत बड़ा गैप है, 0.1 भी हमको नहीं मानना चाहिए, बट फिर भी हम मान लेते हैं। मतलब भैया आप मैक्सिमम वैल्यू मान लो। 0.2 डिफरेंस नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल। 0.3 का डिफरेंस बिल्कुल नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहां पर स्टूडेंट सी के ऑब्जर्वेशन को तो मैं बिल्कुल बोल दूंगा कि ये फर्जी आत्मा है, बिल्कुल नॉन प्रिसाइज है, ये बिल्कुल नॉन प्रिसाइज है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? लेकिन आप यहां पर क्या देख रहे हो कि इसका जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्ट आपके ट्रू वैल्यू के बराबर आ रही है। तो ये एक्यूरेट है
कुछ भी हो, वैल्यू तो एक्यूरेट आ रही है। मतलब द एवरेज जो इसने एक्सपेरिमेंट किया है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे का एवरेज मिलाकर जो वैल्यू आ रही है वो तुम्हारे रियल वैल्यू के बराबर आ रही है, मतलब इसका एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट माना जाएगा। अब आप देखो, फर्जी दिख रहा है, एक वैल्यू दूसरे के नजदीक नहीं आ रही है, मतलब प्रिसाइज नहीं है ये बंदा, लेकिन बंदे ने एक्यूरेसी शो करी, बंदे ने एवरेज वैल्यू निकाल ली। सच्चा इंडिया नहीं है, सच्चा फर्जी आदमी है ये। मतलब जैसे हम लोग हमारे कॉलेज में यही करते थे, मैं तो यही करता था टाइट्रेशन वगैरह में। मेरे को टाइट्रेशन बोलते थे कि भैया 3 बार वैल्यू निकालना और ये आनी चाहिए, तो मैं आंसर ये से लिखता, मैं एक्सपेरिमेंट करता ही नहीं था, टोटल फर्जी। वो पिंक पिंक आया, भागो फेंको। एक बार वो बिल्कुल लाइट पिंक रख के सर को दिखाने के लिए रख दिया, बाकी सारे सोल्यूशन फेंको। और मैं कॉलेज में था करता था, सोचो। मेरे कोई कॉलेज के प्रोफेसर देख रहे होंगे तो बोलेंगे बहुत बढ़िया इंसान पास आउट हुआ है। चलो 3.6 4.2, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। यहां देख के समझ में आ गया कि ये बंदा बिल्कुल प्रिसाइज नहीं है, तो हम इस बंदे के ऑब्जर्वेशन को बोलेंगे इट इज नॉट एट ऑल प्रिसाइज। भाई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, हम लोग 0.1 तक एक्सेप्टेबल करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ तो सारे ऑब्जर्वेशन में पहले का दूसरे, दूसरे का तीसरे, तीसरे चौथे में बहुत डिफरेंस है। अच्छा एवरेज भी देखो 4.25, जो कि 4 से 0.25 ज्यादा है। भाई मैं 0.1 तक मान लूंगा, मैं 0.1 तक फिर भी सहन कर लूंगा, लेकिन 0.1 से ज्यादा का डिफरेंस में सहन नहीं करूंगा। यहाँ 0.25 ज्यादा है, मतलब ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। तो क्या आप लोगों को एक्यूरेसी और प्रिसिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या आप लोगों को एक्यूरेसी और प्रिसिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से आप लोग एक्यूरेसी और प्रिसिशन को समझ सकते हैं। अभी जब आप क्लास 11th में हो तो आप लोगों को आपके स्कूल के टीचर्स जरूर इस पर सवाल पूछेंगे। एंड गाइज यहां पर आप लोग एक्यूरेसी की और प्रिसिशन की जो डेफिनेशन है वो अपने हिसाब से आप लोग डिफाइन करके लिख सकते हैं, है ना। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लोजनेस ऑफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, ऑफ डिफरेंट measurements done for the same experiment, done for the same experiment। एक सेम एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोग जो डिफरेंट बार मेजरमेंट्स लेते हो या जो आप डिफरेंट टाइम ऑब्जर्वेशन करते हो, उसकी वैल्यू अगर एक दूसरे से क्लोज है तो प्रिसिशन हो जाएगा। लेकिन अगर क्लोजनेस ऑफ द वैल्यू ऑब्टेन टू द ट्रू वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज योर significant figures। Now this topic is very important, significant figures, significant figures की तरफ हम लोग यहां पर चलते हैं। Now guys जैसे इस लेक्चर के शुरुआत में मैंने आप लोगों से कहा था, सिग्निफिकेंट फिगर हमको यह पता लगाने में मदद करता है कि अगर मान लो मैंने यहां पर एक स्केल ले ली और मैंने इस स्केल को नापा तो इसका वैल्यू आया 49.2 मीटर्स। ये जो हमारे पास में स्केल है या जो डंडा है या जो भी चीज है, ये 49.2 मीटर्स की है। तो गाइस सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप हमेशा दो तरीके के फिगर्स को ऑब्जर्व करते हैं। डेसिमल के पहले ये जो दोनों फिगर्स है ये कहलाते हैं आपके सर्टेन फिगर्स या सर्टेन नंबर्स। मतलब आप लोगों को ये बात तो श्योर होगी यार मृत्युंजय सर ने स्केल नापी है तो 49 मीटर की तो होगी, 49 मीटर्स की तो 110% होगी, कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन ये जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है ये हमारे लिए थोड़ी सी अनसर्टेन नंबर की कैटेगरी में जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि ऑब्जर्व करते वक्त मुझसे थोड़ी सी चूक हो गई हो सकता है ये 49.3 मीटर की हो सकता है ये 49.1 मीटर की हो, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 0.1 ऑब्जर्वेशन में आ सकता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर आप लोगों को यही बताता है कि आप अगर किसी मैटर का कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको कितने डिजिट तक उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। यानी आप सर्टेन नंबर तो रिप्रेजेंट करोगे क्योंकि वो तो फिक्स है, लेकिन कितने अनसर्टेन नंबर हो सकते हैं और कितने अनसर्टेन नंबर को आपको अपने एग्जाम में
सामने वाले को रिपोर्ट करना है। ये आपको बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं। क्या आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पता चल गया? तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है दैट व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द टोटल नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द टोटल नंबर that contains both certain and uncertain figures required to represent a certain measurement। एक सर्टन मेजरमेंट जो आपने किया है, आपने एक पर्टिकुलर चीज का जो मेजरमेंट किया है, उस पर्टिकुलर मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कितने टोटल सर्टन और टोटल अनसर्टन नंबर लिख रहे हो, वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर बताता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए अब सिग्निफिकेंट फिगर के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग कुछ रूल्स ले लेते हैं। लेट्स राइट सम रूल्स। और गाइस सबसे पहला और सबसे हलवा रूल आता है, आपके जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब आपके सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है 49 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आप बोलोगे इसके अंदर 2 हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि मेरे को बताओ 782 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, आप बोलोगे 3। अगर आपसे कोई बोलता है 6, 7, 4, 8, 9 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, आप बोलोगे इसके अंदर 5। कोई दिक्कत? पहला रूल सबको क्लियर? देयर आर सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 2, zero that are present between the two significant figures, between the two significant figures are significant। मतलब अगर आपके दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर जीरो आ गया हो तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। अरे ये क्या ठीक से दिख रहा है, लेट मी चेक। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारा वैल्यू मतलब हैंडराइटिंग छोटी दिख रही है? नहीं, ठीक दिख रही है। आई थिंक आपको सफिशिएंट दिखेगा। हाँ, तो देखते हैं एग्जांपल करके। जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए 704, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? आप बोलोगे 3, क्योंकि जीरो जो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है। 4006, इसमें कितने होंगे? क्यों? क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में 2 जीरो आ रहे हैं। ठीक है। 97008, इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्या ये चीज मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या ये पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है? पक्का? चलिए ग्रेट। रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। zeros which are present before a significant figure are always non-significant। क्या आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आया? मतलब आपका जीरो जो कि बिफोर प्रेजेंट है, यानी बिफोर को आप यहां पर चाहें तो लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड भी आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हमेशा क्या माना जाएगा? ये हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट माना जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लो आपके पास में 0.86 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? आप बोलोगे इसमें 2 ही है। क्यों? क्योंकि ये जो जीरो है एक तो डेसिमल के भी पहले और जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उनके पहले है। तो ये क्या माना जाएगा? जीरो, ये जीरो माना जाएगा आपका नॉन सिग्निफिकेंट।
देखो अगर मान लो आपके पास में वैल्यू हो गई 0.04, तो इसमें कितने वैल्यू आएगी 1, क्योंकि 4 के पहले जो दो सिग्निफिकेंट नंबर है वो क्या है 4 के पहले जो दो जीरोस है, 4 के पहले जो दो जीरोस है वो नॉन सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड है। 0.076 इसमें कितनी वैल्यू होगी, इसमें 2 आ जाएगी 0.076 में। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। रूल नंबर 4, zeros present on the right, zeros present on the right of a significant number are non-significant, but if 0 is present on right after a decimal, then that will be significant, इस रूल को ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर आपका जीरो किसी सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में मौजूद है, यानी राइट साइड मौजूद है, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। दैट विल बी नॉन सिग्निफिकेंट 100%। लेकिन अगर डेसिमल के बाद आ गया, फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर हम उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास में नंबर है 420, तो 420 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आप बोलेंगे 2, क्योंकि ये जो 0 है ये 4 और 2 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद में है, राइट साइड है, तो 0 नहीं माना जाएगा। 47800, यहां पर आप बोलेंगे मेरे पास में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, आखिरी के 2 0 विल नॉट बी कंसीडर्ड, अगर आपसे कोई बोलता है मेरे पास में 200 वैल्यू है, आप बोलेंगे इसके अंदर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट साइड के 2 0 कोई मायने नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि मेरे पास में 6.0 है, तो अब आप देख रहे हो कि एक सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में 0 है, लेकिन ये 0 के पहले डेसिमल भी है, मतलब ये 0 डेसिमल के बाद आ रहा है। देयरफॉर यहां पर मैं मानूंगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मैं यहां पर डेफिनेटली 2 सिग्निफिकेंट फिगर मानूंगा। अगर मेरे को बोलता है कोई 6.40, तो मैं बोलूंगा यहां पर मेरे पास में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 6.40 मेरे पास में यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसका जवाब आप देना 0.0500। मुझे बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है प्यारे बच्चों। अब यहां पर आप देखो कि आपके पास में जो 5 है ये पहला नॉन जीरो डिजिट है, ये आपका पहला सिग्निफिकेंट नंबर है। इस सिग्निफिकेंट नंबर के पहले के 2 0, ये वाला और ये वाला, ये तो आप कंसीडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को एक रूल सिखाया है दैट 0 प्रेजेंट बिफोर यानी लेफ्ट साइड ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर आर ऑलवेज 0। डेसिमल हो डेसिमल ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अगर डेसिमल के बाद में राइट साइड में आ जाए तो फर्क पड़ेगा। तो यहां पर 5 के बाद में ये जो 2 0 हैं ये माने जाएंगे, यहां पर मैं बोलूंगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा आप एक बार और एग्जांपल करके बताओ 0.400, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ऑब्वियसली 4 के पहले वाला 0 कोई काम का नहीं, लेकिन 4 के बाद वाले 2 0 काम के, मतलब इसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? ओके, तो ये रूल नंबर 4 हो गया। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 बोलता है 10 to the power n type of numbers are always insignificant, are always considered as non significant। आप इन्हें हमेशा
नॉन सिग्निफिकेंट मानकर आगे बढ़ेंगे। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपसे कोई बोलता है मेरे पास में 6.022 इंटू 10⁻23 है, मुझे बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो 10⁻23 को तो आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट ही मत करो। यहां पर आप देखो 6 आपका पहला सिग्निफिकेंट नंबर है, डेसिमल के बाद में 0 है, और इसके बाद में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैं बोलूंगा इसके अंदर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में एक नंबर है 6.0200 इंटू 10⁻−17, मुझे बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये तो काम में आएगा ही नहीं। अब यहां देखो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल के बाद में 0 है तो ये भी काउंट होगा, ये 2 भी काउंट होगा, और ये दोनों 0 भी काउंट होंगे, क्योंकि ये वाले 0 भी इस डेसिमल के बाद में है। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें हम बोलेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, चलिए। अब रूल नंबर 6 में बहुत सारे बच्चों को इतने साल से कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन आज नहीं होगा। अगर आपके पास में किसी चीज की एग्जैक्ट वैल्यू है, या अगर आपके पास में किसी चीज का एग्जैक्ट नंबर है, have always infinite significant number, have always infinite significant numbers। सर कैसे, कुछ समझ में नहीं आया। देखो, अगर मैंने बोला कि जाओ मेरे लिए मार्केट से 12 केले ले आओ, आप 12 बनाना लेकर आओगे। नो बेटा, 12 बनाना इज ऑलवेज एग्जैक्ट नंबर, तो मैं बोलूंगा 12 बनाना के पास में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर है। 12 बनानास के पास में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर। क्यों इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर है? क्योंकि मैं 12 के बाद में डेसिमल लगाकर एक 0 लगा दूं, 12 के बाद डेसिमल लगा के 2 लगा दूं, 12 के बाद डेसिमल लगा के 3 लगा दूं, 12 के बाद डेसिमल लगा के 4 लगा दूं, 12 के बाद डेसिमल लगा के 5 लगा दूं, 12 के बाद डेसिमल लगा के मेरी जितना हो मैं उतने लगा दूं। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, सिग्निफिकेंस बढ़ता जाएगा। तो जब कभी भी कोई चीज आपके पास में एग्जैक्ट नंबर में होती है, बेटा कोई चीज जैसे बनाना, पेन, इंसान, लैपटॉप, इनकी जो वैल्यू एग्जैक्ट दे रखी है वो, आप जैसे इसका, आपने इस पेन को लिया, आपने बोला ये 4 मीटर का है, आपने बोला ये पेन 4 मीटर का है, तो क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू में आएगा? नहीं, ये किसी चीज का मेजरमेंट है। तो ये वाली वैल्यू जो होगी 4, इसमें मैं बोलूंगा इसमें मेरे पास में एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है, क्योंकि ये किसी चीज का मेजरमेंट है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि आज मेरी क्लास में 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो 1 2 3 4 बच्चे, 4 बच्चे दिख रहे हैं, काउंटिंग है वो एग्जैक्ट नंबर, तो उसका इनफाइनाइट होगा। तो यहां पर वैल्यू के हिसाब से चीजें चेंज होगी। जैसे मान लो आपको बोलते हैं मेरे पास में 2 ऑरेंजेस हैं, तो 2 ऑरेंजेस में भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होगा, क्योंकि आपने उनको काउंट कर लिया ना, और आपने जब काउंट कर लिया तो आप तो बिल्कुल फिक्स काउंट करोगे। क्या ये बात समझ में आई? तो गाइस ये 6 रूल्स आपके सिग्निफिकेंट नंबर को आइडेंटिफाई करने के होते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ठीक है, देख लो जरा। अब हम लोग अगर यहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की बात करें इन सिग्निफिकेंट फिगर की, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताना चाहता हूं। जैसे मान लो आपके पास में एक नंबर है 22.472, एक नंबर है आपके पास में 9.40, और एक नंबर है आपके पास में 25.7। आपने इनका सम किया तो आपने इसको लिखा 2, आपने इसको लिखा 7, 4 + 4 8, 8 + 7 15, 1 कैरी, 9 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 2 17, 1 कैरी 57.572। ना ये आपका आंसर आ रहा है, लेकिन क्या आप इसे रिप्रेजेंट ऐसे ही करेंगे? नहीं, आप यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे दैट आफ्टर एडिशन, आप भले ही एडिशन कर रहे हो, आप भले ही सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, आप भले ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, या आप भले ही डिवाइड कर रहे हो, ऑलवेज रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट नंबर अकॉर्डिंग टू द नंबर
that have least value आफ्टर डेसिमल, जिसके डेसिमल के बाद में लीस्ट वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपका आंसर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आपका 1, 2 और 3 यहां पर 3 वैल्यू पार्टिसिपेट कर रही है, ये आपका आंसर है। तो गाइज यहां पर आप ऑब्जर्व करो कि यहां पर पहले वाले केस में डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स है, इसके पास 2 और इसके पास में 1, तो यहां पर आपकी जो वैल्यू नंबर 3 है, इस वैल्यू नंबर 3 के पास में सबसे ज्यादा कम नंबर मौजूद है डेसिमल के बाद में। सो देयरफॉर हमारे आंसर में भी हम डेसिमल के बाद में सिर्फ एक ही डिजिट तक रिप्रेजेंट करेंगे। सो देयरफॉर हमारा जो आंसर होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ 57.5, ना कि 57.572। क्या है बात समझ में आई? चलो एक एग्जांपल में और करवाता हूं। जैसे मान लो मेरी किताब में क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास में अगर 4.5 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करा है 2.175 से, तो इसका आंसर क्या होगा? 4.5 को अगर मैं 2.15 से करना पड़ेगा, 175 थोड़ी, इससे अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे ख्याल से आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 9.675। आप एक बार इसको क्रॉस चेक मार लेना। तो अब इसका आंसर कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप लोग? अब यहां पर मैं देखूंगा कि इस वाले डिजिट में, इस वाले नंबर में डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स आ रही है और इसके पास में डेसिमल के बाद में 1 डिजिट आ रही है। अकॉर्डिंग टू दैट मैं डेसिमल के बाद में सिर्फ 1 डिजिट से ही आंसर रिप्रेजेंट करूंगा, यानी 9.6 मेरा आंसर होगा। मैं 0.75 इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं लिखने वाला हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, कभी तुम्हारे डेसिमल के बाद में जैसे एक आंसर देखो 15.0, 75.96 एंड 10.045। अब आपने इसका सम किया तो आया 5, 0, 9 और 1 10, 0.5 5 10 11 7 8 9 10, 101.005 आपका आंसर आया। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट नहीं आ जाए कि सर डेसिमल के बाद में यहाँ पर 0 है तो हम इस 0 को ना माने। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 1 2 3 4 कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर वैल्यू नंबर 1 में डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है 0 और ये सिग्निफिकेंट काउंट होगा। डेसिमल के बाद में अगर राइट साइड 0 आता है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। तो ये आपका 1, ये 2 और ये 3। इसमें डेसिमल के बाद में 3, इसमें डेसिमल के बाद में 2, इसमें डेसिमल के बाद में 1। तो डेसिमल के बाद में 1 सबसे कम नंबर वाला है, इसलिए 101.0 मेरा आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? क्या ये पॉइंट आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया?